दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बातचीत शुरू की जाए उससे पहले एक सच से आप वाकिफ हो जाइए और यह सच खुद ही देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि हम लोग किन परिस्थितियों के बीच खड़े हुए हैं। यह है टिकटॉक। टिकटॉक के भीतर में भारत सरकार ने बकायदा एक अपना प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है और इस प्लेटफॉर्म के फॉलोअर्स हैं 1 मिलियन, जी 10 लाख, और 7.5 मिलियन लाइक किए हुए हैं। सिर्फ इतना ही सच नहीं है, माई गवर्नमेंट इंडिया इसका इतना भर सच नहीं है, बकायदा भारत चीन सीमा पर जो 20 सैनिक शहीद हुए, उन सैनिकों को जो श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट से कम का एक वीडियो बनाकर भी भारत सरकार की तरफ से इसी टिकटॉक में डाला गया है। यानी जो श्रद्धांजलि दी जा रही है वह भी चीन के ऐप में ही बकायदा भारत सरकार दे रही है। उसकी एक छोटा सा उदाहरण हम आपको दिखाते हैं कि यह एक स्थिति है। ये देखिए, ये चल रहा है जो श्रद्धांजलि अर्पित की गई है भारत सरकार की तरफ से बकायदा टिकटॉक के ऐप में। अब यहां से यह बात शुरू होती है कि जब आप इसे देखते हैं तो आप क्या महसूस करते होंगे। आपके जहन में ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे कि क्या यह सब कुछ जो दिखाया जाता है, यह भावनाओं को जानबूझ के उभारा जाता है, या सरकार के पास कोई विजन नहीं है। विजन का मतलब यह है कि आप जिन बातों का जिक्र करते हैं जनता उससे प्रभावित हो जाती है, लेकिन जनता को प्रभावित करने की दिशा से आगे बढ़ते हुए आप कोई समाधान नहीं निकाल पाते हैं। 1962 का युद्ध हुआ था, तकरीबन 58 साल हो गए। इस 58 साल के भीतर में उस दौर की पीढ़ी के भीतर आज भी चीन को लेकर गुस्सा है। 1971 का जब युद्ध हुआ था, ऐसे में बड़े सारे भारतीय सैनिकों के बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में बंद हैं। उनको वापस लाने का कोई प्रयास, किस रूप में प्रयास किया गया, नहीं किया गया, इसको लेके उन सेनानियों के परिजनों से जब आप मिलते हैं जिनकी उम्र अब हो चली है, वह भी बेहद गुस्से में नजर आते हैं। करगिल युद्ध के समय जब सीमा से शव आ रहे थे, उस दौर में तो हम लोग रिपोर्टिंग किया करते थे और देखते थे कि हरियाणा के कई गांवों में लगातार जाना पड़ता था, मध्य प्रदेश के कई गांवों में गए और वहां पर गुस्सा था पाकिस्तान को लेकर। लेकिन सवाल है इन सब के बीच भी क्या वाकई हम रास्ता अपना निकाल पाए जहां पर भारत एक ताकत के साथ अपने देशवासियों के साथ खड़ा होता नजर आए, या फिर हर सत्ता ने उस दौर में लोगों की भावनाओं के साथ ही खिलवाड़ किया है। क्योंकि जब हम इस ऐप को देखते हैं, उस ऐप के साथ झटके में नजर हमारी जाती है मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे टेलीविजन मीडिया हो। उसमें खबर आई कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने एक लंबी फहरिस्त दी है कि कहा गया है कि ये 50 चाइनीज ऐप जो है खतरनाक है। इसमें पहला नाम टिकटॉक का ही है, उसके बाद वीचैट है, यूसी ब्राउजर है, क्लब फैक्ट्री है, शाइन है, अलग अलग तरीके से है। लेकिन सच क्या है और क्या वाकई हम इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं कि हमारे पास इसका कोई विकल्प नहीं है और हम सिर्फ तत्काल में, यानी इसकी उम्र बड़ी छोटी होती है, जब तक युद्ध की आशंकाएं हैं उसको लेकर देश के भीतर जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं के साथ सरकार अपने आप को खड़ा करना चाहती है, इसलिए इन बातों का जिक्र किया जाता है और मीडिया इन बातों को देखता परखता नहीं है कि दरअसल जिन बातों का जिक्र सरकार की तरफ से भी हो रहा है, मंत्री भी आके कह रहा है, लेकिन सच क्या है? क्या कहने भर को दिखा देना सच है या उसके बारे में क्रिटिकल होकर जानकारी हासिल करना सच है? तो हमें लगता है कि आज जरा इस बात को हम परखने की कोशिश करें और उसके साथ एक चीज और परखेंगे। इस देश में सीमा पर लड़ते हुए जो जवान शहीद हुए हैं उसमें कोई कॉरपोरेट का बेटा नहीं है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा नहीं है, कोई पॉलिटिशियंस का बेटा नहीं है। सारे के सारे शहीद हुए सिपाहियों के पिता जो थे वह किसान हैं। और जहां जहां से भी हमने जिक्र करना शुरू किया और जहां जहां से चीजों को निकाला, किसान का बेटा ही सीमा पर मारा गया है, वहीं पर वो शहीद हुआ है। और उसके गांव खेड़े की परिस्थितियों को जब आप टटोलेंगे तो बड़ी न्यूनतम लड़ाई वो लड़ रहा था। उसके पैसे से घर का मकान पक्का हो रहा था, उसका पैसा जो चल कर आता था उसके जरिए पुराने कर्ज चुकाए जा रहे थे। जो पैसा सिपाही का घर तक पहुंचता था उसके जरिए 2 धोती खरीदी जाती थी, 2 जून की रोटी मुहैया हो रही थी। बड़ी न्यूनतम लड़ाई वो लड़ रहा था घर के भीतर में, और देश के लिए सबसे बड़ी लड़ाई सीमा पर लड़ रहा था। आज जिक्र इसका भी होगा,
लेकिन जरा सिलसिलेवार तरीके से हमें लगता है कि इस बात को अब समझने की जरूरत है। जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं तो पहले यह समझ लीजिए, भारत में जितने भी स्मार्टफोन हैं, उस स्मार्टफोन में लगभग 2 लाख करोड़ का एक मार्केट है। उस 2 लाख करोड़ में से 1,44,000 करोड़ यानी लगभग 72% चीन का कब्जा है, चीन का दबदबा है उस मार्केट पे। टेलीविजन जो हमारे यहां आता है उसमें खास तौर से जो स्मार्ट टीवी आता है, स्मार्ट टीवी और टीवी का जो पूरा मार्केट है वो 25,000 करोड़ का है। लेकिन स्मार्ट टीवी का जितना भी बड़ा मार्केट है उसका लगभग 42 से 45% चीनी प्रोडक्ट का कब्जा है। जो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स होते हैं वो तकरीबन 12,000 करोड़ का एक मार्केट है। उसमें से चीन का मार्केट जो है वो लगभग 25% यानी 3,000 करोड़ चीन का मार्केट है। चीन का ही प्रोडक्ट है, चीन का ही माल है, चीन का प्रोडक्ट है। जो होम एप्लीकेंसेस आते हैं उसमें लगभग 50,000 करोड़ का मार्केट है। उसमें चीन का जो हिस्सा है वो लगभग 5 से 7 करोड़ चीन का हिस्सा है, सिर्फ चीन का। ऑटो कंपोनेंट जो आते हैं उसका मार्केट बड़ा बड़ा है भारत में, लगभग 57 अरब डॉलर, और इस 57 अरब डॉलर में से लगभग 15 अरब डॉलर चीन का मार्केट है। जो सोलर पावर है वो तो पूरी तरीके से चीन के हवाले है, क्योंकि इसका जो मार्केट साइज है वो 37,916 मेगावाट का है। और आपको जानकर हैरत होगी कि 90% हिस्सा ये चीन के मार्केट का हिस्सा है। जो स्टील हमारे यहां होता है उसका जो मार्केट साइज है वह लगभग 108 मीट्रिक टन का है, और उसका लगभग 20% चीन का है। जो फार्मा का सेक्टर है, उस फार्मा के सेक्टर में लगभग 2 अरब डॉलर का मार्केट है, और चीन का हिस्सा उसमें लगभग 1 अरब से ज्यादा का, लगभग 60% हिस्सा चीन के मार्केट का। जब हम इन बातों का आपसे जिक्र कर रहे हैं तो एक सवाल है, भारत इस दिशा में क्यों नहीं बढ़ पाएगा? मुश्किल यह है कि भारत के पास बजट R&D का होता ही नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भारत कर नहीं पाता है, सस्ता माल दे पाने की स्थिति में नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अभी भी बड़ी कॉस्टली होती है। लेकिन असल सच यह है कि भारत के भीतर में जितनी भी बड़ी तादाद में जिन बातों का जिक्र सरकार अपने तौर पर कर रही है कि जनता अब इन चीजों को छोड़ दे, संयोग से सरकार के ही तमाम इंस्टीट्यूशंस और खुद सरकार के तमाम महान लोग जो कि इस देश को कानून बनाकर चलाते हैं, वो सभी उन्हीं प्रोडक्ट्स और उन्हीं एप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? ये इतना संकट भरा वक्त है और संकट बड़ी परिस्थिति है, क्योंकि जब आप इसके भीतर जाते हैं तो हमको लगता है कि 2-3 चीज समझिए। टिकटॉक की स्थिति यह है कि 1 मिनट से कम का वीडियो डाल सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसमें डाला हुआ है, बाकायदा अपना एक मंच बनाया हुआ और लिखा हुआ है सिटीजन इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया, ये उसने लिख रखा है। पबजी मोबाइल जो है, जिसमें खेल खेले जाते हैं, जो बैटल किया जाता है और जो तमाम गेम खेली जाती है, टिकटॉक है, पबजी है, हेलो करके एक है। और इतना ही नहीं, जो भारत में जो कॉम स्कैनर होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट या इमेज को जो स्कैन करता है, वह भी चीन का ही है। जो एक्सटेंडर है, जो शेरलेट है, जो वीमेट है, जो ब्यूटी प्लस है, ये सब चीन का है। इसको किस रूप में हम लोग एक्सेप्ट करें या ना करें, या किस तरीके से इसके जरिए हम चीन को झटका दे दें, ये एक अबूझ पहेली सी है। ये अबूझ पहेली इसलिए है क्योंकि इसका एक दूसरा सच है। भारत के सामने हमने बार बार जिक्र किया है कितनी बड़ी तादाद में कंपनियां हैं, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी, भारत की बड़ी तादाद में कंपनियों के साथ जो कोलैबोरेशंस हैं चीन के कंपनियों के, उसका एक दूसरा हिस्सा जो शेयर मार्केट के भीतर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, वह बीते 6 साल में हद से ज्यादा बढ़ गया। इससे पहले वो नहीं बढ़ा करता था। उसका एक छोटा सा डाटा जरा देखिए और महसूस कीजिएगा आप, क्योंकि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, जिसको हम लोग FPI इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो चाइना का जो है, जैसे आप 2019 के दिसंबर तक अगर देखेंगे तो वो 774 करोड़ था दिसंबर 2019 में। सिर्फ उसके बाद आइएगा तो 3 महीने में, यानी वायरस से पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने में यह 3,257 करोड़ का हो गया। इतना ही नहीं, अगर 2015 की स्थिति में लाइएगा तो 136 करोड़ का था दिसंबर 2015 में FPI, जो चाइना इन्वेस्टमेंट जिसके जरिए कर रहा था, और वो मार्च 2020 में बढ़कर हो गया 3,257 करोड़ रुपया। और चीन की कंपनियों ने जो भारत के अलग अलग हिस्सों में 1% से ज्यादा हिस्सेदारी खरीद ली है, उसमें पिछले दिनों HDFC आपके जहन में आया होगा, HDFC लिमिटेड में 1.1% खरीद लिया है।
लेकिन अवंती फीड्स 8.77% चीन की हिस्सेदारी है। कीर्ति इंडस्ट्री 2.29% चीन की हिस्सेदारी है। किंगफ्ला साइंस एंड टेक इसमें लगभग 6.32% चीन की हिस्सेदारी है, जिसमें ऐसी एक लंबी फहरिस्त है। अगर 1% से कम पे आएंगे तो दो बड़ी कंपनियां हैं, उसमें गुजरात इंडस्ट्री पावर, इसमें लगभग 200 शेयर्स हैं, और दूसरा है अल्बेलिक फार्मा जिसमें 3,250 शेयर्स चीन के हैं। लेकिन सवाल है कि ये जो एफडीआई भी बढ़ी है, वो एफडीआई पिछले 6 बरस में ही बढ़ी है, यानी 2014 के बाद ही बढ़ी है, यानी देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी हुए उसके बाद ही बढ़ी है। क्योंकि हम आपको एक हिस्सा बता दें कि एफडीआई जो था, अगर आप बीते 14 साल में देखिएगा, यानी सन 2000 से लेकर 2014 तक, तो $1.683 बिलियन 1.683 बिलियन डॉलर 14 साल की हिस्सेदारी एफडीआई की रही। लेकिन 14 से के बाद से 20 तक की स्थिति आ गई $5.462 बिलियन, इतना और बढ़ गया, और आज की तादाद में $7.145 बिलियन है। यानी 6 साल के भीतर में जिस रफ्तार से एफडीआई, जिस रफ्तार से एफपीआई, जिस रफ्तार से चीनी प्रोडक्ट, जिस रफ्तार से भारत सरकार के भी तमाम इंस्टीट्यूशंस उसी के जरिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, यह एक अनूठा सच नहीं है, बल्कि इस देश की त्रासदी है। क्योंकि युद्ध के समय भारत सरकार की तरफ से ही कहा जा रहा है और बार बार कहा जा रहा है कि हमें दरअसल चीन को सबक सिखाना है, और देश की जनता में 16 शहरों में आज विरोध प्रदर्शन हुआ है, और कुछ जगहों पर कहा गया अब हम हांगकांग मार्केट, जो हांगकांग मार्केट है वो नाम दरअसल बंगाल में है, उसको कहा गया हम इसका नाम बदल देंगे। किसी ने अपने तौर पर कहा, ये पश्चिम बंगाल का जो सिलीगुड़ी का इलाका है वहां पर एक हांगकांग मार्केट है, कहा गया हम नाम बदल देंगे। गुजरात के अहमदाबाद शहर की आपने देखी होगी टेलीविजन तोड़ा जा रहा है। दिल्ली का जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है उसने कहा कि अब हमारा अभियान नया एक कैंपेन लॉन्च करने वाले हैं, और फिल्मी सितारों से अपील उन्होंने की है कि आप किसी भी हालत में चीनी सामान का विज्ञापन नहीं करें। ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन सवाल है कि सरकार अपने तौर पर अगर कुछ नहीं करेगी तो शहीद का बेटा भी बोलता है और उसकी पत्नी भी बोलती है चीनी सामान का बायकॉट करो। जनता बायकॉट करेगी तो जनता बायकॉट तब नहीं करेगी या तब करेगी कि जब वो माल के अल्टरनेटिव मार्केट में होगा। एक बात, दूसरी, उसको विदेशी माल है, उसको लाने की इजाजत भारत सरकार क्यों दे रही है? अगर इजाजत ही रोक दी जाएगी तो बाजार में माल ही नहीं होगा। लेकिन ये कर पाने की कैपेसिटी में आप नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आप सक्षम ही नहीं है। आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस बात की इजाजत नहीं देती है कि भारत की जनता के कंज्यूमर की जो पॉकेट है उसके अनुकूल आप सामान बना सके। यहां तक कि जो कार भी बनती है, कार जो एसयूवी बन रही है, जो चाइना से एसयूवी बनकर आएगी, उसकी कीमत होगी लगभग एवरेज 7 लाख। भारत में जो एसयूवी बनेगी उसकी कीमत होगी 12 लाख। अब 5 लाख का अंतर है, कौन लेगा? टेलीविजन जो स्मार्ट टीवी आ रहा है, एंड्रॉयड टीवी आ रहा है, उसकी कीमत चीन दे रहा है 35,000। भारत के मार्केट में जो टीवी बनेगा एंड्रॉयड टीवी, उसकी कीमत होगी लगभग 70,000 और या उससे ज्यादा होगी। इतना स्थिति आ गई, क्या कीजिएगा? आप अल्टरनेटिव क्रिएट नहीं करते हैं, आप इस देश की इकोनॉमी को जनता से नहीं जोड़ पाते हैं, आप इस देश के भीतर का सोशल इंडेक्स लोगों को एक समानता के तौर पर नहीं ले आ पाते हैं। और यह समानता का जिक्र जब हम आपसे कर रहे हैं तब हम आपको बताना चाहते हैं कि इस देश का सच बेहद त्रासदीदायक क्यों है। इस देश में किसान जिंदगी भर पीढ़ियों खप जाती है उसकी अनाज उपजाते हुए और अनाज के जरिए देश का पेट भरते हुए। जो मौजूदा वक्त में बीते 2 महीनों का सच यही है कि अगर इस देश के किसानों ने अनाज ना उपजाया होता तो भारत सरकार 20 लाख 50 लाख कुछ भी कहती, आरबीआई से कितने भी नोट छाप लेती, लेकिन गेहूं और चावल और दाल ना होती तो पेट नहीं भर पाती। किसानों ने उपजाया था, और उसी किसान का बेटा अब किसानी छोड़कर मैदान में जाता है, जहां पर वो सीमा पर मौजूद रहता है। जो सिपाहियों की फेरिस्त है, जो शहीद हुए हैं सिपाही, हमें लगता है कि उसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि उसके भीतर का सच शायद इतना मुश्किल भरा सच है कि हम लोग आंखें मूंद लेते हैं। हर के पिता किसान है, हर के घर में किसानी है, और बड़ी न्यूनतम जरूरतों के आसरे उसकी जिंदगी चल रही है। सिपाही गणेश राम कुंजाम 28 साल का, छत्तीसगढ़ का, उसके पिता इतवारी राम कुंजाम आदिवासी हैं, पैडी फार्मर हैं।
गिदहाली गांव में रहते हैं, बड़ी ही बदहाली स्थिति में रहते हैं, जो वहां से हमारे रिपोर्टर से बातचीत हुई। दीपक सिंह 31 साल के, जो फरहादा गांव के हैं, यह भी शहीद हुए। इनके पिता है गजराज सिंह, मध्य प्रदेश रीवा के फरहादा गांव में रहते हैं, किसान परिवार से आते हैं। परिवार के भीतर की स्थिति दयनीय है। हवलदार सुनील कुमार 37 साल के हैं, पटना के नजदीक तारा गांव है। उनके पिता है वासुदेव सिंह, खेती पहले करते थे, छोड़ दी, उसमें नहीं पढ़ पाए तो परचून की दुकान खोल ली, उससे जिंदगी चल रही है। सिपाही कुंदन कुमार 30 साल के हैं, सहरसा आरंग गांव, पिता निमेंद्र यादव। इनके पास 2 बीघा जमीन है, वही जिंदगी का आसरा है, वही बच्चों से बड़ा हो गया है, बच्चा शहीद हो गया है, जिंदगी कैसे चलेगी इन्हें नहीं पता है। सिपाही जयकिशोर सिंह, यह वैशाली के आते हैं, चकफता गांव है, 26 साल के, इनके पिता है कपूर सिंह, यह भी किसान है। और एक स्ट्रिंगर ने जब उनके घर के भीतर झांक कर देखा तो स्थिति और बदहाली कितनी नाजुक थी। उस घर के भीतर की पूरी संपत्ति को भी जोड़ लेते तो भी वह शायद 5,000 की ना हो पाती। एक स्थिति परिवार और किसान परिवार के भीतर की क्या होती है, यह जरा इसके जरिए समझने की कोशिश कीजिए। जो देश की सीमा पर तैनात है और जिससे देश सुरक्षित है, उन परिवारों के घर के भीतर हम आपको चाहते हैं कि आप झांक कर देखिए। हवलदार के पलानी, यह किसान है, पिता कालीमुथु हैं, तमिलनाडु के हैं, 40 साल के हैं, लेकिन इसकी स्थिति भी नाजुक है। ये उन किसानों में शरीक हुए थे जो किसान दिल्ली आए थे ये कहने के लिए कि कर्ज माफी हो जानी चाहिए। ये कौन सी परिस्थिति है। सिपाही राजेश औरंग 26 साल के, पश्चिम बंगाल के बिरभूम जिले के बेलगोरिया गांव के हैं। इनके पिता हैं सुभाष औरंग, किसान हैं। स्थिति इतनी नाजुक है कि ये पिछले दिनों भटक रहे थे कि किसी तरीके से कार्ड इनको बीपीएल का मिल जाए। हवलदार विपुल नाथ 35 साल के, अलीपुर बंगाल के, ये सब शहीद हुए हैं। इनके पिता हैं बीरन राय, किसान हैं। सिपाही अंकुश कुमार 21 साल के, हमीरपुर मध्य प्रदेश के आते हैं। पिता हैं अनिल कुमार, किसान हैं। सिपाही गुरतेज सिंह पंजाब से आते हैं, मनसा वीरावाला डोगरा गांव है, पिता किसान हैं। और ये एक लंबी फहरिस्त है। जो 20 लोग जो शहीद हो गए हैं उसमें देखिए, नायब सूबेदार सतनाम सिंह भोजराज गांव गुरदासपुर से आते हैं, पिता जागीर सिंह, किसान हैं। सिपाही कुंदन कुमार ओझा 28 साल के, साहिबगंज से आते हैं, झारखंड के, पिता किसान हैं। सिपाही गणेश हंसदा 21 साल के, झारखंड के बरगोरा गांव सिंहभूम में आता है, पिता किसान है। नायब सूबेदार मनदीप सिंह पटियाला से आते हैं, पिता किसान है। सिपाही चंद्रकांता प्रधान कंधमाल उड़ीसा से आते हैं, बेहद पिछड़ा इलाका है, गरीब आदिवासी समुदाय से निकला हुआ ये परिवार है। और इनके पिता हैं करुणाकर प्रधान, जो बेहद गरीब किसान है। वहां के बारे में जानकारी मिली, खासतौर से जो उड़ीसा के हमारे जो स्ट्रिंगर हैं, जो जानकारी आई, एक तो इनकी कंधमाल वाले की आई, दूसरी जानकारी आई मयूरभंज के हैं, नायब सूबेदार नंदूराम सोरेन 43 साल के हैं। ये मयूरभंज के रायरंगपुरा के जानकारी आई। बेहद गरीबी में जूझता हुआ ये परिवार, यानी तिरंगा लपेट दिया, सेना ने सलामी दे दी, लोगों के भीतर आक्रोश निकल गया। बेटे ने, पत्नी ने या पिता ने मान लिया शहादत दी है, सैल्यूट ठोक दिया, लेकिन उस घर के भीतर 2 जून की रोटी कैसे मुहैया हो, इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा या नहीं लेगा। सिपाही अमन कुमार सुल्तानपुर समस्तीपुर के आते हैं, पिता सुधीर सिंह, किसान हैं। और इनके भीतर का सच क्या है जरा ये जानिए। जो लोग शहीद हुए हैं, जो सिपाही हैं, जो लांस नायक हैं, जो नायक हैं, जो हवलदार हैं, जो नायब सूबेदार हैं या सूबेदार तक है, जो शहीद हुए हैं, उसमें एक ही लेफ्टिनेंट कर्नल थे। उनकी जो पेमेंट जो हाथ में कट कुटा के आता है वो 1,12,000 जो तेलंगाना के थे। बाकी जो सिपाही लॉन्स नायक, नायक, हवलदार जो शहीद हुए हैं, ये 25,000 से 40,000 रुपए इनकी कमाई होती है, जो इनको वेतन मिलता है। तमाम सुविधाओं के साथ किसान का परिवार किसानी जब छोड़ के निकलता है तो वो ये मानकर चलता है कि कम से कम किसानी की बदहाली उसकी जिंदगी में नहीं आएगी। और इनका जो पैसा, जब ये सीमा पर तैनात थे और जो पैसा भेज रहे थे, उस पैसे के जरिए जो अलग अलग किसी के दूधमुहे बच्चे या जो छोटे छोटे बच्चे, उनको नहीं पता है कि पिता का साया सर से उठ चुका है। एक व्यक्ति ऐसा है कि 15 दिन पहले उसको बेटी का जन्म लिया है। हमें लगता है इन नामों के भीतर में इंडिविजुअल जाएं, खाली बेसिक समझिए। किसी की शादी होने वाली थी, किसी के घर में बच्ची का जन्म 15 दिन पहले हुआ है, किसी के घर की रोजी रोटी चलती रही, जो भेजता था कमा के, किसी ने पुराना कर्ज चुकाया है।
किसी ने पक्का मकान बनाया है उन्हीं पैसों से किसी तरह, यानी बेहद न्यूनतम जरूरतें जो जिंदगी की होती है, उस न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने के लिए देश की सबसे बड़ी जरूरतों के सामने वह सीमा पर जाकर तैनात हो जाता है और वहां से जो भी वो कमाता है जिंदगी की जद्दोजहद करते हुए सीमा पर तैनाती के साथ देश के लिए कुर्बान हो जाता है। और उसके बाद जब उसका शव पहुंचता है उसके गांव में तो हम लोग सैल्यूट मार रहे हैं, चीजें कह रहे हैं और देश की भावनाओं को उभारा जा रहा है, लेकिन उस पर इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। सरकार निर्णय क्यों नहीं ले सकती है? ठेके दर ठेके चीनी कंपनियों को मिल रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में चीनी प्रोडक्ट भारतीय मार्केट में आ रहे हैं। 343 प्रोडक्ट चीन के ऐसे हैं जिस पर आप रोक लगा के तो दिखाइए, और जिन बातों का जिक्र हम कर रहे थे, यानी कोई नापने समझने वाला नहीं है कि अचानक झटके में आ गया कि भारत की खुफिया एजेंसी ने कह दिया कि ये तमाम चीजों को आप मत यूज कीजिए, इसमें जूम भी है, इसमें वी कार्ड भी है, वीगो भी है, टिकटॉक तो है ही, क्लब फैक्ट। आपने एक लंबी फहरिस्त जारी कर दी और तमाम मीडिया ने उस तमाम फहरिस्त को सामने हमारे रख दिया है, लेकिन कमोवेश भारत सरकार के हर मंत्रालय और खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब इन्हीं ऐप के जरिए अपने प्रचार प्रसार कर रहा हो तो आप क्या सोच सकते हैं? इसका मतलब है वाकई ये भावनाओं को उभार कर शायद अपने साथ सरकार जनता को खड़ा करना चाहती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि अगर सरकार सिर्फ यह सोचती है कि मौजूदा वक्त में देश पर एक संकट आया है और पूरा देश एकजुट हो जाए और एकजुट करने के लिए उन भावनाओं के मर्म को वह छूने की दिशा में बढ़ जाए, लेकिन अपने तौर पर कोई रास्ता ना निकाले और यह मानकर चले कि बीतते वक्त के साथ हर जख्म भर जाएगा, तो जख्म तो भर जाता है। लेकिन हम लोग जब 1962 के युद्ध को देखे हुए पुराने पीढ़ी के लोगों से मिलते हैं, अपने ही भी घर में देखते हैं, तो उनके भीतर का गुस्सा समझ में आता है कि 62 के युद्ध का गुस्सा उनके भीतर कितना है। 71 में जिन परिजनों के परिवार के सदस्य जो थे, जो सेना में थे और जो वापस नहीं लौट पाए, और वो बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान की जेलों में उनसे मिलते हैं तो एक दर्द उफनता है। क्यों हम समझौता और रास्तों पर चलते हैं और मानकर चलते हैं कि पड़ोसी को सबक भी सिखाना है, लेकिन पड़ोसी को वापस अपने नागरिकों को लाना भी नहीं है। करगिल को लेकर भी यह स्थिति लोगों के जहन में बार बार उभरती है। इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता जब तक खुद को नागरिक नहीं मानेगी और एक ऐसा नागरिक नहीं मानेगी जिसकी जिम्मेदारी इस देश को लेकर है, तब तक हमें लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्स क्या मायने रखते हैं जब हम इन बातों का जिक्र करते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में मार्केट में चीनी पैसा लगातार आ रहा है, चीनी सामान लगातार आ रहा है और इस दौर में बढ़ा है। ये एक अजीबोगरीब स्थिति है। सोचिए कि जो एफडीआई का पैसा था वह 31 मार्च 2014 मनमोहन सिंह जा रहे थे $1.6 बिलियन, और आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो $7.1 बिलियन, इतना बिलियन डॉलर एफडीआई बढ़ गया। तो इस दौर में क्या चीन के साथ हमारे संबंध तो वाकई प्रगाढ़ होते चले जा रहे थे, लेकिन आज जब रुके हैं तो कैसे रुकेंगे? जो एफपीआई मार्केट था वो बढ़ते बढ़ते 100 करोड़ के बाद बढ़ते बढ़ते आज की तादाद में 3,257 करोड़ तक पहुंच गया है। यह मार्केट वैल्यू एफपीआई की है। क्या रास्ता है? तो यह एक ओवरऑल तस्वीर निकल कर आती है कि क्या वाकई जो बातें कही जा रही हैं वो सिर्फ कही जा रही है और भावनाओं को भुंजाया जा रहा है। यकीन जानिए यही स्थिति आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।